नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन भारद्वाज और आप देख रहे हैं समाज की बात बाय आर्या। दोस्तों, आज का वीडियो हीरो बनाम विलन नहीं है। आज का वीडियो एक सवाल है। अगर आप इतिहास में होते तो आप क्या करते? क्योंकि इतिहास तारीखें नहीं सिखाता, इतिहास इंसानी फितरत दिखाता है। सत्ता के पास इंसान बदलता है और सत्ता से दूर इंसान टूटता है। दोस्तों, आज की कहानी में दो महान इंसान हैं, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू। एक ने बलिदान चुना, दूसरे ने सत्ता संभाली। लेकिन सवाल ये है, क्या ये उनकी पसंद थी या हालात की मजबूरी? तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है 1939 कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन से। इस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष चुने जाते हैं सुभाष चंद्र बोस। वोट से, प्रोसेस से, लोकतंत्र से। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो किताबों में एक लाइन में निपटा दिया गया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी इस्तीफा दे देती है। नवनिर्वाचित अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस अकेले कर दिए जाते हैं। पार्टी मशीनरी उनके खिलाफ खड़ी हो जाती है। और दोस्तों, यहाँ एक कड़वा सच समझिए, लोकतंत्र में भी सिर्फ वोट काफी नहीं होता, सिस्टम का कंट्रोल चाहिए। और जब वोट और कंट्रोल अलग हो जाते हैं, अक्सर कंट्रोल जीत जाता है। दोस्तों, यही नेताजी समझ गए कि ये लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों से नहीं है। दोस्तों, 1940 तक उनका भरोसा टूट चुका था। अंग्रेज वादे कर रहे थे, कांग्रेस इंतजार कर रही थी। देश का युवा जेलों में सड़ रहा था। जुलाई 1940 नेताजी को नजरबंद कर दिया जाता है। जनवरी 1941 नेताजी अंग्रेजों को चकमा देकर फरार हो जाते हैं। दोस्तों, याद रखिए, ये सिर्फ भागना नहीं था, ये एक मानवीय प्रक्रिया थी। अगर सिस्टम मुझे सांस नहीं लेने देगा तो मैं सिस्टम के बाहर जाऊंगा। अब सवाल उठता है, क्या ये देशद्रोह था या आखिरी रास्ता? दोस्तों, अब आते हैं उस दौर पर जिसने नेताजी की विरासत को अमर कर दिया। 1943 से 1946 ये वो साल थे जब एक सपना साकार हुआ, एक लड़ाई लड़ी गई और एक आग जली जो आजादी की राह रोशन कर गई। पहला पड़ाव 21 अक्टूबर 1943, आजाद हिंद सरकार। सिंगापुर के कैथे थिएटर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने खड़े होकर घोषणा की, प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया, आजाद हिंद सरकार। ये कोई कागजी सरकार नहीं थी दोस्तों। नेताजी ने खुद को इसका प्रधानमंत्री, युद्ध मंत्री, विदेश मंत्री और सुप्रीम कमांडर घोषित किया। तुरंत ब्रिटेन और अमेरिका के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। इस सरकार की आधिकारिक सेना बनी आजाद हिंद फौज। नेताजी ने दुनिया की पहली महिला सैनिक रेजिमेंट बनाई, रानी झांसी रेजिमेंट। करीब 1000 महिलाएं, जिनकी कमांडर थी कैप्टन लक्ष्मी सहगल। ब्रिगेड के नाम रखे गए गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, आजाद ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक साथ। जापान ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह आजाद हिंद सरकार को सौंपा। नेताजी ने उन द्वीपों का नाम रखा स्वराज और शहीद। और वो मशहूर नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, चलो दिल्ली। इस सरकार ने दक्षिण पूर्व एशिया में लाखों भारतीयों को एकजुट किया। आईएनए की ताकत बढ़कर 40,000 से 60,000 तक पहुंच गई। ये वो पल था जब पहली बार एक स्वतंत्र भारत का सपना जमीन पर उतरा। दूसरा पड़ाव 1944, इम्फाल कोहिमा, सबसे कठिन लड़ाई। मार्च से जुलाई 1944 तक यूगो ऑपरेशन, जापानी सैनिक के साथ आईएनए ने इम्फाल और कोहिमा पर हमला किया। उद्देश्य ब्रिटिश सप्लाई लाइन को काटना और भारत में प्रवेश करना। आईएनए की फर्स्ट डिवीजन ने मुख्य भूमिका निभाई। गांधी ब्रिगेड और आजाद ब्रिगेड ने तमू पाले रोड पर भयंकर लड़ाई लड़ी। अप्रैल 1944 आईएनए ने मोइरा, मणिपुर पर कब्जा कर लिया। वहां भारत की जमीन पर पहली बार तिरंगा फहराया गया। ये पल आज भी गर्व का है। पर हालात बहुत कठिन थे दोस्तों। भारी बारिश, भूखमरी, बीमारियां। ब्रिटिश सेना की एयर सप्लाई से उन्हें भारी नुकसान हुआ।
जापानी रिट्रीट शुरू हुई। आईएनए के हजारों सैनिक शहीद हो गए। ये सैन्य जीत नहीं थी, पर ये बहादुरी की सबसे बड़ी मिसाल थी, और ये हार ही आगे चलकर ब्रिटिश साम्राज्य के लिए सबसे बड़ा खतरा बनी। तीसरा पड़ाव 1945-1946 आईएनए ट्रायल्स, वो आग जो आजादी की राह रोशन कर गई। अगस्त 1945 में जापान की हार के बाद आईएनए के कई सैनिक ब्रिटिश कैद में आ गए। नवंबर 1945 से मई 1946 तक रेड फोर्ट में आईएनए का ट्रायल शुरू हुआ। पहला बड़ा ट्रायल 3 ऑफिसर प्रेम सहगल हिंदू, शहनवाज खान मुस्लिम, गुरबख्श सिंह ढिल्लो सिख। आरोप देशद्रोह, हत्या, युद्ध छेड़ना। ट्रायल पब्लिक था, पूरी दुनिया देख रही थी। कांग्रेस ने इनकी डिफेंस के लिए बड़े बड़े वकील दिए। भूला भाई देसाई, जवाहरलाल नेहरू, आसफ अली। नेहरू ने कहा, ये ट्रायल सिर्फ 3 लोगों का नहीं है, ये पूरे देश पर सजा है। और फिर जो हुआ वो इतिहास का टर्निंग पॉइंट था। पूरे देश में आग लग गई, लाखों लोग सड़कों पर उतर गए, हिंदू मुस्लिम सिख सब एक हो गए। आईएनए सैनिकों को हीरो माना गया। फरवरी 1946 में रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी, 20,000 नौसैनिकों ने विद्रोह कर दिया। नारे लगाए, रिलीज आईएनए प्रिजनर्स। ब्रिटिश कमांडर क्लाउड ने बाद में माना, इंडियन आर्मी की वफादारी अब भरोसेमंद नहीं रही। ये ट्रायल्स सैन्य जीत नहीं लाए, पर उन्होंने मनोवैज्ञानिक जीत दिलाई। ब्रिटिश समझ गए, अब भारतीय सेना पर भरोसा नहीं किया जा सकता, और यही वो आखिरी धक्का था जिसने 1947 में आजादी को अनिवार्य बना दिया। तो याद रखिए, 1943 में एक सरकार बनी, 1944 में बहादुरी की मिसाल बनी, 1945-46 में वो हार जीत बन गई। नेताजी की फौज ने युद्ध नहीं जीता, लेकिन उसने अंग्रेजों की सबसे कीमती चीज तोड़ दी, डर। पहली बार भारतीय सैनिकों ने सोचा, हम अंग्रेजों के लिए क्यों लड़े। 1946 नेवी विद्रोह, और ब्रिटिश फाइलों में लिखा गया, इंडियन आर्म फोर्स आर नो लॉन्गर रिलायबल। यहीं से साम्राज्य हिल गया। लेकिन सबसे बड़ा सच अभी बाकी है। जब उस समय के ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली से पूछा गया, भारत क्यों छोड़ा, तो उसका जवाब था, गांधी के आंदोलन का असर सीमित था। असली वजह थी सुभाष चंद्र बोस और आईएनए का भारतीय सेना पर प्रभाव। दोस्तों ध्यान दीजिए, ये कोई भाषण नहीं था, ये निजी स्वीकारोक्ति थी। मतलब साफ है, डर नेताजी ने पैदा किया। तो फिर सवाल ये उठता है, सत्ता नेहरू को क्यों मिली। 1946 का भारत, खजाना खाली, सांप्रदायिक आग, प्रांत अस्थिर, अंग्रेज जाने को तैयार। नेहरू का सवाल भावुक नहीं था, नेहरू का सवाल था, कल सत्ता मिली तो देश बचेगा कैसे। उनके लिए आजादी मतलब सेना का नियंत्रण, पुलिस की चेन, अफसरशाही की निरंतरता, दुनिया की मान्यता। अब सोचिए, ये सत्ता की भूख थी या जिम्मेदारी। सच ये है, सत्ता के पास इंसान बदल जाता है। दोस्तों कहानी आगे बढ़ती है, और अब भारत को सबसे बड़ा जख्म मिलता है। 1947 का बंटवारा, डायरेक्ट एक्शन डे। कोलकाता जलता है, फिर बिहार, फिर पंजाब। 1947 का बंटवारा नैतिक फैसला नहीं था, ये घबराहट में लिया गया फैसला था। जैसे जलते घर में पहले आग बुझाई जाती है, नक्शा बाद में बनाया जाता है। लेकिन इसकी कीमत 1 करोड़ लोगों को अपना घर छोड़कर चुकाना पड़ा। 10 लाख लोगों की मौत हुई। और इतना ही नहीं, आजादी के बाद प्लानिंग कमीशन पीएम जवाहरलाल नेहरू के अधीन, विदेश नीति भी पीएम केंद्रित थी। वैकल्पिक नेतृत्व धीरे धीरे गायब कर दिया गया। ये गैर कानूनी नहीं था दोस्तों, लेकिन प्रभाव में सत्ता का केंद्रीकरण था। अब आखिरी सवाल, अगर नेताजी जवाहरलाल नेहरू की जगह होते तो क्या वो अलग करते। ध्यान से सुनिए, सच कठोर है। अगर नेताजी सत्ता में होते तो शायद वो भी सत्ता के इशारों पर चलते। अगर नेहरू जंगल में होते तो शायद वो भी बलिदान देते, क्योंकि इंसान का चरित्र हालात से निकलता है। इतिहास जज नहीं करता, इतिहास आईना दिखाता है।
और आईना कहता है नेताओं को भगवान मत बनाओ और राक्षस भी मत बनाओ। सिस्टम ऐसा बनाओ कि इंसानी फितरत नुकसान न कर सके। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कीजिए, नफरत के लिए नहीं, समझने के लिए। कमेंट में लिखिए आपके हिसाब से कौन सही था, या क्या इंसान कभी पूरा सही नहीं होता। मैं हूं चंदन भारद्वाज और आप देख रहे हैं समाज की बात बाय आर्या।